खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं असदुल्ला खान। नाज़रीन, एक तरफ तो गैस के जो घरेलू सार्फिन हैं वो इस बात से परेशान है कि उनको हज़ारों का बिल भेज दिया गया है और जस्टिफिकेशन इसकी हुकूमत की तरफ से दी गई है कि जी हमने वो जो सब्सिडी दी जा रही थी उसे ख़त्म किया है, तो जाहिर है बोझ इसका सार्फिन पर आएगा और गीज़र को भी लग्जरी आइटम करार दे दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये वारदात हुई है कि जो बड़े बड़े सनतकार हैं जिन पर एक 2012 में गैस सरचार्ज टैक्स आयद किया गया था, वो उसकी मद में जो अरबों रुपए जमा हुए थे उसमें से 208 अरब रुपए हुकूमत ने अभी पिछले महीने में जनवरी में मुआफ़ कर दिए और उनसे जो बाकी के 50% हैं वो देने का मुतालबा किया और सनतकार वो बाकी के पैसे भी देने को तैयार नहीं है। अब स्टोरी ये नहीं है कि इनको 208 अरब रुपए मुआफ़ कर दिए गए, स्टोरी ये है कि ये 208 अरब रुपए मुआफ़ करके किन किन लोगों को बेनिफिट किया गया, कौन कौन से बड़े सनतकारों ने इससे फ़ायदा उठाया, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और साथ ही देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जिनका बड़ा जिक्र है, नैब कोर्ट में भी उनका जिक्र हो रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से भी जिक्र हो रहा है, उनको कोट लखपत जेल से निकले 43 दिन हो गए हैं। 27 दिसंबर को वो कोट लखपत जेल से निकले थे और उसके बाद वो इतने मसरूफ हो गए हैं कि दोबारा वो जेल नहीं जा सके। कभी वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में हैं, कभी सेशन चल रहा है, सेशन नहीं चल रहा होता तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुला लेते हैं और नैब अदालत उनको ढूंढ रही है। कल भी नैब अदालत ने कहा कि वो मसरूफ हैं या बीमार हैं, बताया गया कि दोनों ही चीज़ें हैं, बीमार भी हैं और मसरूफ भी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं, जहां पर मुबैना तौर पर वो अपने करीबी अजीज़ों को बेनिफिट कर रहे हैं, जिसमें कल रऊफ क्लासा साहब ने एक तफसीली स्टोरी भी की थी कि चौधरी मुनीर साहब की कंपनी के हवाले से जो ऑडिट पैरा था उसको बड़े ही स्मार्टली और बड़े तरीके के साथ उन्होंने सेटल करवाया या उसकी कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब वहां पर हमें बड़े फिट और सेहतमंद नजर आते हैं। तो ये क्या मामला है, और साथ ही जरा देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की जगह एक और शख्स का नाम फाइनल हुआ है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। तो नंबर गेम क्या है, कितने वोट चाहिए 29 रुकनी इस कमेटी में? हुकूमत अगर वाकई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन तब्दील करके अपने मुंतखब शुदा नाम को सामने लाना चाहती है, वो नाम कौन सा है ये भी बताएंगे और तरीक़ाकार भी समझाएंगे। और आज जरा अलीम खान साहब का एक मरतबा फिर जिक्र हो जाए प्रोग्राम में कि अलीम खान साहब की गिरफ्तारी का मुतालबा करने वाले जो लोग हैं वही अब उनकी गिरफ्तारी पर एतराज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये बड़ा गलत किया गया है, ये कैसे आपने गिरफ्तार किया गया। चंद दिन पहले वही लोग कह रहे थे कि अलीम खान को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, बाकी हमारे लोगों को गिरफ्तार करते हैं। तो ये क्या तुरफा तमाशा है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ समी इब्राहिम साहब तशरीफ़ रखते हैं। समी साहब बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब तशरीफ़ फरमाएँ, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आगाज़ करना चाहूँगा एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ जिसका मैंने शुरू में जिक्र भी किया कि 208 अरब रुपए की जो वारदात हुई है, सनतकारों को नवाजा गया या उनसे जो पैसे हुकूमत ने वसूल करने थे वो छोड़ दिए गए। क्या स्टोरी है सोहेल भट्टी साहब ये? असद, महंगी गैस, बिजली और महंगाई ने आवाम की नींदें उड़ा रखी और लोग मुंतजिर थे इस बात के कि कोई हुकूमती इक़दाम में बेहतरी है और शायद उन्हें कोई रिलीफ मिल सके। और वफाकी हुकूमत के पास एक बड़ा मौका था आवाम को रिलीफ फराहम करने का, लेकिन यह रिलीफ बराह रास्त आवाम को मिलने के बजाय इस मुल्क के बाअसर सनतकारों को और ताजरों को फराहम कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से 208 अरब रुपए का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज माफ करके। ये मामला यह है बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2011 में कौमी असम्बली से एक मनी बिल पेश करवाया गया था जिसका नाम GIDC एक्ट रखा गया था 2011। इसके तहत हुकूमत ने यह फैसला किया था कि जो हमारे फर्टिलाइजर के प्लांट्स हैं, उसके साथ पावर सेक्टर है, उसके साथ जनरल इंडस्ट्री है, कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं और CNG सेक्टर है, इसके ऊपर हम इजाफी एक सरचार्ज लगाएंगे जिसका रेट 100 रुपए से 280 रुपए फी MMBTU नाफिज किया गया। मकसद यह था कि सालाना हमें 120 अरब रुपए जमा होंगे और इस रकम के जरिए मुस्तकबिल में पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करना है, यह रकम वहां पर खर्च होगी ताकि हमें मजीद कर्ज ना लेना पड़े, हमें भारी कर्जे उठाकर अपने मंसूबे मुकम्मल करने में ताखीर का सामना ना हो। IP मंसूबा था, टैपी मंसूबा था और LNG के मंसूबे मुकम्मल होने थे। इतने पैसे सरचार्ज की भी तो कोई ये भी तो हो सकता है कि सनत को उठाने के लिए, सनत को सपोर्ट करने के लिए ये कर दिया हो। हम इसको यूं भी तो देख सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मामला ऐसा है नहीं। चूंकि 2012 से 2018 के दरमियान
मजबूरी तौर के ऊपर मुख्तलिफ शोबों ने अवाम से इस सरचार्ज की मद में जो वफाकी हुकूमत ने आयद किया था, जो सरकारी दस्तावेज हमें मसूल हुए उसके मुताबिक 701 अरब रुपए अवाम से वसूल किए गए और हैरान कुन तौर के ऊपर यह रकम कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई गई। इसमें से सिर्फ 285 रुपए कौमी खजाने में जमा हुए और बाकी रकम के ऊपर तनाजात पैदा होना शुरू हुए, लिटिगेशन स्टार्ट हुई। अल्टीमेटली दोबारा हुकूमत ने लेजिस्लेशन आप ये कह रहे हैं कि सनतकारों ने अवाम से पैसे वसूल कर लिए थे, जो सरचार्ज लगाया गया था आवाम से ले लिया लेकिन कौमी खजाने तक नहीं पहुंचा, वो सनतकारों की अपनी जेब में चला गया। अब अगर मुआफ किया गया तो आवाम को बेनिफिट नहीं किया गया, सिर्फ सनतकारों को बेनिफिट किया गया। अब ये कह रहे हैं पैसे तो जमा हो चुके हैं। उसके अंदर आप सुन लीजिए फर्टिलाइजर प्लांट्स के, जी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। 416 अरब रुपए इन मुख्तलिफ सनतकारों के पॉकेट में थे, जिसके अंदर फर्टिलाइजर शोबों की बात करें, फर्टिलाइजर प्लांट्स के मालकान के जिम्मे 137 अरब रुपए वाजिबुल अदा थे। वफाकी हुकूमत ने 50% मंजूरी देते हुए 69 अरब रुपए डायरेक्टली माफ कर दिया, जिसके अंदर मेजर बेनिफिशियरी एंग्रो फर्टिलाइजर है, जिनके जिम्मे 32 अरब रुपए थे। एक अप्रूवल के साथ 16 रुपए उनको माफ कर दिए गए। उसके बाद आईपीपीज की हम बात करें, उन्हें 9 अरब 60 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा थे, 4.5 अरब रुपए माफ कर दिए गए। जनरल इंडस्ट्री की बात करें, 42 अरब वाजिबुल अदा थे, 50% रकम माफ कर दी गई। कैप्टिव पावर प्लांट्स के जिम्मे 91 अरब वाजिबुल अदा थे, 50% रकम माफ कर दी गई। सिर्फ फर्टिलाइजर के साथ तो स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया है कि मुस्तकबिल के अंदर जब वो अपना फर्टिलाइजर खाद बनाएंगे उसके ऊपर नया सरचार्ज भी आयद नहीं होगा। तो बहुत बड़ा ये ताजरों को तो रिलीफ दिया गया है। जो वो रकम गरीब किसानों से वसूल की गई थी, वो रकम जो आवाम से वसूल की गई थी, सीएनजी सार्फिन से वसूल की गई थी, वो कौमी खजाने में जमा नहीं हुई, लेकिन 50% ये रकम ताजरों को, सनतकारों को वफाकी हुकूमत ने माफ कर दी है। और मुस्तकबिल के अंदर भी जो जीआईडीसी का रेट है इसको 50% कम कर दिया गया। ये बहुत हैरान कुन मामला है। कौमी खजाने को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता था जिससे महरूम हो गए सब। भट्टी साहब, ये एक तरफ तो हम देख रहे हैं घरेलू सार्फिन को पर जाने वाले बोझ को जस्टिफाई करने के लिए गुलाम सरवर खान साहब जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं और वो कहते हैं कि ये लग्जरी है गीजर और उस पर इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल 35-40 हज़ार रुपए तो आएगा ही अब, क्योंकि हमने इसकी यूनिट जो प्राइस है वो बढ़ा दी है। और दूसरी तरफ आप 208 अरब रुपए माफ कर रहे हैं और 416 अरब रुपए थे जिसमें से 50% उन्होंने एग्री किया हम देंगे, जो कि वो भी नहीं दे रहे और दोबारा वो लिटिगेशन में जा रहे हैं। तो ये फराग दिली और रहम दिली हुकूमत को इस वक्त सूट करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, आपने एक मुहावरा तो सुना होगा, माले मुफ्त दिले बेरहम। कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया था अवाम के लिए कि अवाम को उनको बुनियादी हकूक़ मिले, लेकिन उसके बाद जो भी वक्तन वक्तन हुकूमतें आती रही वो चंद ख़ानदानों को नवाजती रही। पहले तो मुझे बता दें ये 408 अरब रुपया हुआ कैसे। एक गरीब आदमी 5,000 रुपया फी बिल ना दे तो अगले महीने उसका बिल कट जाता है, उसका मीटर काट दिया जाता है, वो गैस का हो, बिजली का हो, पानी का हो जी। तो अगर ये पाकिस्तान बना ही चंद खानदानों के लिए, अगर उन्होंने उनको दे दिए पैसे तो क्या फर्क पड़ता है यार। अमीर आदमी और अमीर होगा ना, वो जो जिसको 50 या 70 अरब रुपया माफ किया गया वो मेरी और आपकी तरह तनख्वाह पर डिपेंड तो नहीं कर रहा होगा, वो खरबों रुपए का मालक होगा। तो जो खरबों रुपए का मालक होगा मैं उसके कर्जे माफ करूंगा किसी ना किसी तरीके से, मुझे भी तो वो कुछ ना कुछ खुश करेगा ना। तो ये पाकिस्तान में ये ना सोचा करे कि असम्बलियों में या पार्लियामेंट में हमारी और आपकी बात होगी, उन लोगों की बात होगी कि गैस आती नहीं और बिल को 4 गुना बढ़ गए हैं यार, अनबिलीवेबल। फिर उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि कमेटी बिठा दी गई, उसी पार्लियामेंट की चेयर पीएम साहब खुद फरमाते हैं, उसी में वो टैरिफ बढ़ाया जाता है, उस पर फिर कहते हैं अवाम को तो इन्होंने बिल्कुल बेवकूफ समझ लिया कि ये अकल से आ रही है, बिजली हमसे छीन ली, पानी हमसे छीन लिया, रोटी हमसे छीन ली और चंद भट्टी साहब, दिलचस्प इसमें बात यह है कि ये जो पैसे, सभी साहब आप भी इसमें अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कि ये जो पैसे हैं ये इन सनतकारों ने अवाम से वसूल कर लिए हुए हैं और हुकूमत को जमा नहीं किया। यानी जब सरचार्ज आयद किया गया था तो उन्होंने अवाम पर वो ट्रांसफ़र कर दिया कीमत में इजाफा करके और अपनी प्रोडक्ट्स पे वो उन्होंने रिसीव कर लिया हुआ है और वो रिसीव करके अपने पास रख लिया, आगे नहीं दिया। और ये भट्टी साहब का सही कहना है कि भाई कैसे आपने इनको भी डिस्कनेक्ट नहीं किया और आज तक ये कैसे ना दहिंदा चले आ रहे हैं। बिल्कुल,
एक तो सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया, क्योंकि जब मैं ARY में था और प्रोग्राम रिपोर्टर्स हम शुरू करते थे तो भट्टी साहब की सबसे पहले आवाज़ आती थी, वो इस तरह से शुरू करते थे, ए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज भी उन्होंने ये कहा ना, ए तो मुझे बिल्कुल वो जो सारे का सारा आपने आज वो याद करा दिया सारा सिलसिला। और भट्टी साहब की गुफ्तगू भी वही गरीब आदमी के मसाइल को सामने रख के। देखें, यहाँ पर पाकिस्तान का ये जो आपने अभी बात कही है ना, और जैसे भट्टी साहब ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि ये 2-3 पाकिस्तान है। एक वो क्लास है जो टैक्स देती ही नहीं, और ज़रूरत इस बात की है कि आप उनसे टैक्स लें, और वो है डायरेक्ट टैक्सेशन। ये जो सारी आपको सब्सिडीज़ का मामला आपने कहा कि बिल गैस का इसलिए बढ़ गया कि उस पर सब्सिडी हुकूमत ने ले ली। अच्छा, अब सब्सिडी गैस पे ली, उतार ली, वापस ले ली, जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी जो पार्लियामेंटेरियन सब्सिडी एंजॉय कर रहे हैं, और इतने मैं आपको शोबे गिनवा सकता हूं जिसमें सब्सिडी मिल रही है, लेकिन उसको इसलिए विथड्रॉ नहीं किया जाता क्योंकि वो क्लास उसकी बेनिफिशियरी है। जैसे अभी आप बिजनेस क्लास का, ताजर क्लास का आप जिक्र कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट, और ये वादा भी था इमरान खान साहब का कि टैक्स बेस बढ़ाएंगे। कैसे? ये इस तरह से नहीं कि आप GST में इजाफा कर देंगे 17 से 18, 18 से 19, या ये जो इस तरह की सब्सिडीज जो आम आदमी के लिए उसको विड्रॉ कर लेंगे। आप जाएंगे डायरेक्ट टैक्सेशन में। पाकिस्तान में टोटल 14-15 लाख लोग टैक्स देते हैं, उनमें से भी जो 80-70% वो लोग हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं। बड़ा ताजिर तबका, बड़ा बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता। तो बजाय इसके कि आप गरीब आदमी के लिए मुश्किल पैदा करें, इससे बेहतर था कि आप अपनी टैक्स बेस को बढ़ाते। तो अभी हमें गवर्नमेंट की तरफ से वो स्टेप नजर नहीं आया जिससे इन रियल सेंस टैक्स बेस बढ़ेगी। और जब तक ये नहीं होगा तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगी, ये सब्सिडीज विथड्रॉ होंगी, और उसका जो विक्टिम है वो पाकिस्तान के आम आदमी। बिल्कुल ठीक है। और गुल साहब, इसमें जिन लोगों को बेनिफिट किया गया, मैंने सवाल भी उनसे किया। अब जाहिर है ये CNG स्टेशन के मालिकान, उसमें से बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। फिर इन्होंने एंग्रो का नाम लिया कि एंग्रो को बेनिफिट किया गया है, असद उमर साहब खुद उसमें वो रहे हैं। प्लस ये है कि बहुत सारे ऐसे कारखाने खुद सनत से वाबस्ता, या तो बराह रास्त लोग पार्लियामेंट में या उनके करीबी अजीज रिश्तेदार पार्लियामेंट में। तो फिर ये किस क्लास को बेनिफिट किया गया है? नहीं, तो ज़ाहिर तो साफ नज़र आ रहा है कि जो ताजिर तबका है, सरमायादार या सरमायाकार तबका है, उन्हीं को इसका बराह रास्त फ़ायदा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा ये भी जहन में रखना चाहिए कि दुनिया भर में एक प्रैक्टिस होती है कि जहाँ भी आपके कर्ज़े फंसे होते हैं, वाजिबुल अदा जो रकूम होती हैं, उसको आप माफ़ भी करते रहते हैं। बैंकों के कर्ज़ों के साथ भी ये होता है, और यूटिलिटीज़ के इस नौइयत के बिल्स के साथ भी होता है। अब 400 भले 400 की बजाय 4000 अरब रुपए अगर हों, और वो किसी सरमायादारों के पास इकट्ठे पड़े हुए हैं, और वो चले जाएं अदालत में, तो वो तो आप हो सकता है कि 10 साल तक रिकवर ना कर सके। आपने अदालतों का हाल तो यहाँ पे देखा हुआ है। तो इसी वजह से एक वेस्टेड इंटरेस्ट ये है इस मुल्क में कि जो हमारा जो मिलता है वो ले लो। नहीं, एक और मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा ताज़ीरी कानून है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको कोई रिफॉर्म नहीं होने देता, उसकी कोई इस्लाह नहीं करने देता। पिछली हुकूमत ने भी वादा किया था, उससे पिछली हुकूमत ने भी वादा किया था, अब ये हुकूमत भी उस पर काम कर रही है। उसमें बराह रास्त लोअर जुडिशरी, हमारे वकला, हमारे सियासतदान, हमारे सरमायाकार, उसमें बराह रास्त उनका वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि आप मुकदमा आपके ख़िलाफ़ कोई नोटिस आया, आप गए, आपने स्टे ऑर्डर ले लिया, स्टे ऑर्डर पे आप भले 2 साल 3 साल तो मेरा अपना, मुझे नहीं पता इस केस की तफसीलात का, लेकिन शायद इस बुनियाद पे ये माफ़ी की गई हो कि जो आधे पैसे हैं अगर वो आप देने पर आमादा हैं तो फिर आधे हम माफ़ करें, क्योंकि आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है। तो शायद इस वजह से हो। लेकिन ये जो तमाम तर बोझ आम सार्फिन पे जिस तरह इन्होंने मुंतकिल कर दिया है, घरों में पिछले साल की निस्बत कोई 50% ज़्यादा बिल आए हैं, 50-55%। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, और ये टिपिकल एक तरीका है एक शब खून मारने का सार्फिन पे, दिन दहाड़े जिसको कहते हैं, कि आपको चूँकि रेवेन्यू का और कोई तरीका नज़र नहीं आया, लिहाजा आपके नज़दीक जो आपका कैप्टिव जो आपका एक टैक्स जिनकी मजबूरी है वो देंगे, तो जिनसे आपको वो देंगे। जिनके साथ मजबूरी नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहेगा ठीक है मैं कारखाना बंद कर देता हूँ, वहाँ फिर आगे हुकूमत फंस जाती है कि अगर कारखाना बंद होता है तो 100, 200, 300 लोग बेरोजगार हो जाते हैं।
तो इसमें तो अवाम हुकूमत के ब्लैकमेल लिए- करने की पोजीशन में नहीं है। जी, अवाम इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते जिस तरह के कारोबारी हज़रत कारखानेदार करते हैं। राइट जी, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं कि क्या चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो बड़े सॉफ्टली हुकूमत ने कहा है शहबाज शरीफ साहब आप अखलाकी तौर पर जो है वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं, मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन अखलाकी तौर पर अगर शहबाज शरीफ साहब ने छोड़ना होता तो फिर वो ये ओहदा कबूल ही क्यों करते जेल में बैठते हुए। तो ये तो हुकूमत की मासूमियत है या फिर हुकूमत को पता है कि ये यूं नहीं होगा, तो उनके पास ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी मौजूद है। और अगर वो स्ट्रेटजी है और उन्होंने एक नाम चूज कर लिया है, जो कि हम आपको ब्रेक के बाद बताते हैं कि हुकूमत ने क्या नाम चूज करके रखा हुआ है, तो उस नाम को रिप्लेस करने का शहबाज शरीफ साहब को क्या स्ट्रेटजी हुकूमत के पास मौजूद है। और फिर यह भी कि शहबाज शरीफ साहब को ढूंढ रही है नायब अदालत भी, कोर्ट लखपत जेल वाले भी उनके मुंतजर हैं और उदास हुए बैठे हैं। तो ये क्या मामला है, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इनके कल रऊफ क्लासा साहब ने बड़ी तफसीली स्टोरी भी की कि वहाँ पर बैठकर जो ऑडिट पैरा लगा हुआ था सिविल एविएशन के हवाले से, उसमें जॉइंट वेंचर टूटने के बाद जो दूसरी कंपनी इन हुई उसको किस तरह से बेनिफिट करने की कोशिश की गई और जवाब किसी का नहीं सुना। ये पिछला जो इजलास था पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जिसमें मैं और समी साहब भी मौजूद थे, कल गालिबन समी साहब आप कल भी मौजूद थे, मैं उसमें नहीं जा सका। तो अब कल जो है वो एक तरह से स्पेयर कर दिया और किसी का जवाब सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे। और फिर रऊफ क्लासा साहब ने बताया कि वो जो कंपनी इन हुई थी वो चौधरी मुनीर साहब की थी। तो इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के पीछे जो खदशात थे हुकूमत के, वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। और जो मोटिव से अगर उनके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने के, वो अपने मकासद में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगी कमेटी सर? असद, एक तो आपका शुक्रिया, समी इब्राहिम साहब की आवाज़ मैंने सुन ली, वरना काफ़ी अरसे से मेरी इन तक रसाई हो नहीं पा रही थी। वो बहुत बड़े आदमी हैं, मेरे भाई हैं। गुजारिश ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया क्यों आपने? ऐसा आदमी जिसपे अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम है। तो भाई उधर पब्लिक अकाउंट कमेटी में भेजा ही इसलिए गया था कि वो जो अपने माजी में जिनको वो बेनिफिट देते रहे अरबों खरबों रुपए के, उनको वो फवायद दे सके। उसमें उनका मकसद पूरा हल हो रहा है। अब तो पीटीआई खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपको नहीं पता कि आपने बनाया क्यों उसको, किन के कहने पे बनाया है? कभी आज तक आपने सुना है कि नैब का मुल्ज़म रिमांड पे हो और जाके चेयरमैन नैब को तलब करे, एफआईए को तलब करे, दीगर अदारों के सरबराहों को तलब करे? लेकिन अब वैसे भट्टी साहब इसके कभी इम्कानात हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाएंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने चूंकि उनसे कहा कि अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं, तो अब कभी इम्कानात है कि वो मुस्ताफी हो जाएंगे अखलाकी तौर पर? नहीं, पहले अखलाक लाएं तो फिर उसका मुजाहरा होगा ना। फवाद चौधरी साहब इसी तरह मुशर्रफ साहब को भी बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड करते रहे अखलाकियात के मुताबिक, पीपल्स पार्टी को भी बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड करते रहे अखलाकियात के मुताबिक ही इन्होंने चेयरमैन बनाया था। तो इस मुल्क में एक बात याद रख लें, किसी ताकतवर को जिसके पास अरबों रुपए है, जिनको कर्जा माफ किया, क्या मैंने बताया वो सारे ही अरबपति हैं। मुझे और आपका घर जिसका 5,000 का बिल होगा ना, वो मीटर कट जाएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान चंद खानदानों के लिए बना है। ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। किसी ताकतवर को सुधा नहीं होगी। चौधरी मुनीर को कोई माई का लाल पकड़ सकता है पाकिस्तान में? एक नहीं, मैं 101 स्टोरियां दे देता हूं कि ये जो यूएई का बंदा आया था पहले किसके पास रहे थे, बिल्कुल ठीक, कहां डील हुई अच्छा थी? लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ पैसे कौन लेकर गए? समी साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि पीटीआई, हाँ बिल्कुल सही है। आप समी साहब, ये तो इससे मतलब पीटीआई तो ट्रैप हो गई, क्योंकि एग्रीमेंट तो ये हुआ था कि जो इनसे रिलेटेड पैराज होंगे वो सब कमेटीज के पास चले जाएंगे, जिसको पीटीआई हेड कर रही होगी, तो आप उसको नहीं देखेंगे। तो ये तो हाथ हो गया, या पीटीआई वहां पर विजिलेंटली नहीं बैठी हुई, या अब जो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बात की ना, आप भी पीटीआई को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। ये कहकर सवाल आपने ऐसा फ्रेम किया कि क्या इसमें पीटीआई ट्रैप होगी? शरीक जुर्म? आप बिल्कुल शरीक जुर्म है पीटीआई इसमें। भट्टी साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया किसने? देखिए 2 महीने इमरान खान साहब कहते रहे वफाकी
वो ये दूसरा कहते हैं ना रहे। कि हम क्या करते, नहीं बनाते तो कारोबार नहीं चल रहा था, कारोबार क्यों पार्लियामेंट नहीं चलता? का पार्लियामेंट का कारोबार चलता है नंबर से, अक्सरियत से। आपके पास गवर्नमेंट है, आप अपनी कमेटियों का इलेक्शन करवा सकते हैं, अपने चेयरमैन बना सकते हैं, जो आए बैठे, जो नहीं बैठता वो ना बैठे। कहां जाती है ऑपोजिशन के बगैर आप कमेटियां कैसे चला सकते यार हैं? अमेरिका की आप मिसाल दें, गवर्नमेंट शटडाउन हो गई वहां पे, 3 हफ्ते शटडाउन हो गई, ट्रंप अपनी बात पे डटा रहा, वो अपनी बात पे, जब वो पूरा हेड ऑन हुआ उसके बाद किसी ना किसी को तो उसमें तब्दीली करनी थी ना। ये क्या बात है? आपने इलेक्शन, आप इस बात पे लड़ा क्यों कि हम compromise करप्शन किया के PTI ने? आपके खिलाफ। यस, ये बात है। अब अच्छा, फिर मुझे एक बात बता दें कि आपने खुद उनको चेयरमैन बनाया, अब 2 महीने में क्या हो गया जो आपकी तवक्को के गैर मुताबिक हुआ, जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं जी कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दें? ये लोगों, देखें क्रिटिसिज्म हो रहा है। जो फैसला करवाया इमरान खान साहब से जिन लोगों ने इस बात पे, उसमें सबको पता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके असेंबली में कहा कि मैंने कहा था, वो सोच इस तरह की होगा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था, उसका मतलब है चौधरी सरवर साहब ने भी कहा। तो वो लोग जो थे, अब वो अपने आप को उन्होंने डिफेंड तो करना है कि जी हम आप रजाकाराना तौर पर दे दें, जी अखलाकी तौर पर आप इस्तीफा दे दें। भाई किस बात का? आपकी अभी भी अक्सरियत है, आप करें नो कॉन्फिडेंस। 29 मेंबर कमेटी है, इत्तेहादी और पीटीआई के 15 बंदे हैं, आप हटा दें शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन भट्टी साहब ने जो बात कही है कि उड़ जाना है, कि नवाज शरीफ साहब ने उड़ जाना है, अगर तो ये बात है तो फिर ये तो एक उसको कैमोफ्लेज करने के उड़ लिए जाना से मतलब आगे फ्लाई कर जाना। ऑफ कोर्स जी, वो खुद तो नहीं उनको पर रखेंगे, वो उड़ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं जहां पर वो पता नहीं कहां जाएंगे, भट्टी साहब को पता होगा। लेकिन देखें ये जो बात वो कर रहे हैं ना गवर्नमेंट वाले, ये बिल्कुल खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पता नहीं किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के जो बुरे फैसले थे जो उसकी लीडरशिप के, उनमें से एक ये फैसला कि आपने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ये कह के बना दिया हमने हाउस चलाना है। अब कल मुस्लिम लीग नून बाहर चली जाती है कि जी मुकदमे खत्म करें नवाज शरीफ के, तो फिर हाउस चलाने के लिए वो भी खत्म कर दें। अभी जरदारी साहब कह रहे हैं, वो अभी क्या कह रहे हैं, हर चीज पे वो तनकीद कर रहे हैं। और यानी उनसे अगर पूछा जाए कि बता दें जी ये कहां से पैसे आए, वो कहते हैं आप 18वीं तरमीम को रोल कर रहे हैं। शहबाज इनसे पूछते थे नवाज शरीफ साहब से मनी ट्रेल, तो ये कहते थे आपने हाउस चलाना तो मत पूछे उनसे। तो इसलिए ये गवर्नमेंट है भाई, आपको लोगों ने वोट दिए हैं, आप आए, लोग आपके साथ हैं, जिस वजह से आपको वोट दिए वो वादा पूरा करें। गुल साहब वो एक बड़ी एग्जांपल उनके लिए लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखें ये अलीम खान साहब को पकड़ा नायब ने और अलीम खान साहब फौरन मुस्ताफी हो गए, तो आप भी इसी आला जरफी का मुजाहरा करें और आप भी मुस्ताफी हो जाएं। मिसाल दे रहे हैं अलीम खान साहब की। पता नहीं अगर इस तरह अखलाकी तौर पे उन्होंने मुस्ताफी होना था, तो अगर इतना अखलाकी जवाज उनके अपने पास होता फिर तो वो इसके लिए वो खुद ही ना लगाते। तो इसमें तो ऐसी अखलाकी तौर पर लगाया क्यों? फजूल सी बात है। मेरा ख्याल है कि पसे पर्दा कुछ ना कुछ हो रहा है, आपस में कोई बातचीत चल रही है, और उसका जो भट्टी साहब ने सही कहा कि ये पंछी उड़ जाएंगे उस ऐसी जगह पे जहाँ वो सुकून से रह सके, जहाँ पे उनको ये रोज़ाना की चक्कर ना लगाने पड़े कभी एहतसाब अदालत का। अलबत्ता हमें ये बात बतौर पाकिस्तानी के मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे कि जिस अंदाज़ में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अपना काम कर रहा है, उसके तहत बहुत कम केस हैं जो कि अपने मंतक के अंजाम तक पहुंच सकें, इसलिए कि उनके अक्सर केसों की बुनियाद बहुत कमज़ोर है। और भले आप कहते रहें कि 56 कंपनियां हैं और 100 कंपनियां हैं और हम इतनी मिसालें दे देते हैं, इन्होंने फलां जगह करप्शन, असल मसला ये होता है कि उस करप्शन को क्या आप साबित कर सकते हैं? क्या कोई साहब ऐसी गवाही दे सकता है? या तो बात की बात है, रेफरेंस नहीं फाइल हो पा रहा है। तो उसमें इन्होंने एक भोंडा सा, मैं समझता हूँ, मजाक बनाया है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने। आप देखिए डॉक्टर आसिम हुसैन के ख़िलाफ़ कोई 450 अरब रुपए के इन्होंने प्रोसिक्यूशन ने केसेस बनाए थे। 450 अरब रुपए की करप्शन वो कहाँ है? 3 साल हो गए वो मामला चल रहा है। शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ कई अरब के केस थे, वो चल रहे हैं। इनके साथ केसों का भी यही होगा। उल्टा जो इनका नैरेटिव है, इनका जो बयानिया है, उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी कि जी हमारी विक्टिमाइजेशन, यानी हमें निशाना बनाया गया है, इंतकामी। आप तो अच्छा, एक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा अगर मुझे इजाज़त दें। आप ऐड करते हैं, मगर मैं पूछना ये चाहता, आप उसका भी जवाब दीजिएगा कि नैब की से तो पहले गुलसाब इतना मायूस नजर आ रहे हैं, नैब पर तो मजीद बोझ पड़ रहा है। अभी वो जो जाली अकाउंट्स वाला मामला उनके पास गया हुआ है, मलिक रियाज के खिलाफ उन्होंने 5 रेफरेंस फाइल करने हैं जो अदालत उनसे बार-बार पूछ रही है, तो वो आगे फिर क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ 30 मजीद रेफरेंस आ रहे हैं। इनसे कोई पूछेगा कि आपकी इतनी हैसियत है, अब ये आपकी इतनी टेक्निकल कैपेसिटी है, अब ये आपके 4 मुकदमे आप शुरू करके क्या उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब इनके पास नहीं है। और एक हमारे साथ एक, सॉरी, मैं अपनी बात मुकम्मल ये कह के करूंगा कि साबिक चीफ जस्टिस साहब जो थे, उन्हें भी पता नहीं उनके दिमाग में क्या चीज़ भर गई थी, उनको कोई इन्फ्लेट हो गए थे उनकी ईगो, कि वो अपना असल काम छोड़ के
वो कभी अस्पताल में चले गए, कभी स्कूल में चले गए, कभी एक अफसर को के खिलाफ सुओ मोटो। तो ये इन लोगों को एहसास करना चाहिए जो अहम पोजीशंस पे हैं कि हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, हमारा एक अपना मैंडेट है। उस मैंडेट के अंदर रहते हुए आप अपना सिस्टम बेहतर करने की कोशिश करें। भट्टी साहब का इस अच्छा, पर मैं इस पे वैसे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इस पे एक मैं इस पे करना चाहता हूं। देखें, गवर्नमेंट जो है वो नैब को चोक कर रही है। आपको पता है 85 प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनको जॉब से वलीदा हुए नैब के, पैसे नहीं उनके रिलीज किए जा रहे हैं नैब के। और ये जो आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप अभी ये शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का केस देखें, ख्वाजा हारिस खड़े हैं और उसके सामने जो 50,000 रुपए फीस वाला वकील हारिस खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, वहां पर खड़े हुए हैं, इत्तेजाज अहसन खड़े हुए हैं। अब वो ये गवर्नमेंट जो है बड़ा टेक्निकली इसको बीट कर रही है, इसको मार रही है कि वो नैब को पैसे नहीं दे रहे और उनको चोक कर रहे हैं। और फिर अजहार किया जा रहा है बरहमी का कि ये 90 दिन क्यों रिमांड दिया जा रहा है और इसको छोड़ देना चाहिए। व्हाइट कॉलर क्राइम से मुकाबला है नैब का, वो आम किसी क्राइम से मुकाबला नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है कि आप फंडिंग दें नैब को, उसको इक्विप करने के लिए पैसे की जरूरत है, वो अटर्नी हायर करें और लॉ ऑफिसर्स हायर करें। अच्छा, एक और बात कहूंगा, आखिरी भट्टी साहब एक बात, भट्टी साहब एक आखिरी बात, के सब्र का पैमाना आप दोनों की गुफ्तगू के बाद लबरेज हुआ है। अभी इम्तियाज गुल साहब ने बात की ना, ये बात सही है कि अदालत को सुओ मोटो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगा, सानिया साहिवाल हुआ, अब सुओ मोटो लेने वाला कोई नहीं है। अभी तक जुडिशियल कमीशन नहीं बन सका और वो दर्द सड़कों पर फिर रही है फैमिली, कभी किसी के पास जा रही है। सेनेट में आके उन्होंने कहा हमें सिर्फ ये नाम से हमारे हटा दो कि हम दहशतगर्द हैं। सुओ मोटो फंडामेंटल राइट के लिए जरूरी है क्योंकि एक गैप है। अगर ये इंस्टीट्यूशन बने होते तो शायद फिर सुओ मोटो की जरूरत नहीं थी। ये करते ही नहीं है काम, सड़कों पे गोलियां मार देते हैं और फिर सुओ मोटो कोई ना ले तो कहां जाए गरीब आवाम पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। अब प्राइवेट अस्पतालों का हम जिक्र कर चुके हैं कि वहां पर रेगुलेटर चूंकि अपना काम नहीं कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा उनको रेगुलेट करने के लिए। भट्टी साहब देखें, असद एक जो समी साहब ने बड़े पिन पॉइंट किए, बदकिस्मती है पाकिस्तान के तमाम अदारे बड़े लोगों के जाती मुलाजम बन गए, उनकी ख्वाहिशात के ताबे हो चुके हैं, आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं करते। जो कायदे आज़म ने कहा था ना, ब्यूरोक्रेट पब्लिक मुलाजम होता है और उसका काम है पब्लिक डिलीवर करना। ये चंद खानदानों को नवाजने के लिए बने हैं, क्योंकि सो मोटो आप लेंगे तो पानी के लिए चीफ जस्टिस ने इतना बड़ा जुर्म किया कि गरीब आदमी को पानी साफ नहीं मिल रहा, सो मोटो ले लिया। और भाई सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 36,000 पर मंथ फीस, सो मोटो ले लिया। 100 लोगों को गोली मार दी, बंदे मर गए, सो मोटो ले लिया। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, सो मोटो ले लिया। यार ये सो मोटो तो लेने चाहिए जो खरबों में खा गए हैं, भाई इनको स्टे दे दें, इन्हें कानून के मुताबिक गिरफ्तार ना करे, इनको बैरून मुल्क जाने दे। मुझे बताया पिछले 10 सालों में इन्होंने एक पाकिस्तान का एक पैनी रिकवर किया, यहां ये आज फैसला करने पाकिस्तान में करप्शन होती नहीं, नैब को ही खत्म कर दे, अच्छी बात है। सुनिया होजन गलियां थे मिर्जा यार फिरे, ये चंद खानदान लूटे मुल्क का ले जाए, मैं आप गरीब आदमी तरसते रहे, मरते रहे। एक बेड में 3-3 लोग तरस रहे हैं। मियाँ साहब के लिए एक इदारों को बनाया, आपको पता महीने का खर्चा जेल में, अगर बीमार हो जाए तो 80 रुपए है। तो मियाँ नवाज शरीफ की मूवमेंट में 2 दिन के खर्चे में 9.5 लाख रुपया मेरे मुल्क का लग गया, पब्लिक का लग गया, आपके टैक्स पेयर का लग गया। यार कमाल है। बुनियादी हकूक जमहूरियत के मामे हम बनते हैं। जमहूरियत में अगर अवाम नहीं है, मेरी अवाम को उसका हक नहीं मिल रहा, तो मैं ऐसी जमहूरियत को क्या करूं। जमहूरियत चाहिए लेकिन अवाम को भी कानून होना चाहिए। राइट सर, आप मुझे फाइनली बता दें, फिर मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। मुझे ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, क्या वो अब कोट लखपत वाले उन्हें भूल जाएं, सोचें कि वो हमारी प्रोडक्ट, हमारी चीज ही नहीं थे, हमारा उन पर कोई हक नहीं है, या देख रहे हैं कि फखर इमाम साहब रिप्लेस कर रहे हैं शहबाज शरीफ को, ये कर लेगी गवर्नमेंट, और जो उनका नाम चल रहा है फखर इमाम साहब का, वो आ जाएंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। और पीपल्स पार्टी किसके साथ जाएगी? पीपल्स पार्टी, सईद गनी साहब कहते हैं फैसला हमने करना है, जाहिर है जिसको वो वोट कर देंगे उसको बेनिफिट करेगा, उनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब के साथ ही जाएगी। असद साहब आज उन्हें गारंटी समी इब्राहिम दिलवा दें अपने दोस्त इमरान खान साहब से कि जी आपके केस तमाम बंद हैं, वो हुकूमत का 5 साल साथ देगी। ऐसी शहबाज शरीफ को गारंटी दिला दो, नवाज शरीफ साहब को दिला दो कि आपसे इत्तेसाब नहीं होगा, लूटा हुआ माल नहीं पूछा जाएगा, ये असम्बली स्मूथ चलेगी। समी साहब ने ठीक कहा है, आपने मेजोरिटी से असम्बली चलानी होती है। कल को वो कहे कि जी सारी जेलें खाली कर दो, भाई हम वरना हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, तो आप ये बात मान जाएंगे।
वो कहे पीपल्स पार्टी कहे हमारे सारे केस वापस ले लो, नून लीग कहे हमारे सब केस वापस ले लो, तो क्या हुकूमत ये भी मान जाएगी? तो फिर अदालतें खत्म कर दें अगर फैसले आपने करने हैं। अदालतें कोई भी काम करना आइन और कानून के दायरे में रह के करना है ना। जब आइन और कानून को क्रॉस करते हैं तो जुल्म और ज्यादती शुरू हो जाती है उस वक्त। जो कि हो रहा है। अच्छा, एक मैं ब्रेक ले लूँ मुख्तसर साहब। अलीम खान साहब बेचारे क्या गिरफ्तार हुए हैं, तरह तरह के तबसरे शुरू हो गए, तरह तरह की उन पर कमेंट करना शुरू कर दिया गया। एक मिसाल के तौर पर जो सबसे पॉपुलर रहा पिछले दिनों में वो ये कि ये बैलेंस करने के लिए अलीम खान की गिरफ्तारी अमल में लाई है। यानी आपने नैब के इस कॉमेंट के साथ नैब को मजाक बना के रख दिया कि नैब जो है वो करप्शन के खात्मे के लिए काम नहीं कर रही, वो पॉलिटिकली बैलेंसिंग एक्ट कर रही है या किसी के कहने पर कर रही है। दूसरा दिलचस्प तबसरा ये था कि सीएम उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इनकी गिरफ्तारी कराई गई है। अच्छा, तीसरी दूर की कौड़ी लाए हैं एक और गिरोह, वो ये कह रहा है कि जनाब जब ये वापस आएंगे नैब से निकल के तो इनको इससे बड़ा कोई ओहदा जो है वो सौंप दिया जाएगा। गरज ये कि जितने मुंह उतनी बातें। तो असल कहानी क्या है ये हम जानते हैं अपने बाखबर मेहमानों से एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैं अलीम खान पर आने से पहले, जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले कहकर गया था, इम्तियाज़ गुल साहब कुछ भट्टी साहब की गुफ्तगू के जवाब में एक आर्गूमेंट देना चाह रहे थे। जी, उनके जवाब में नहीं बल्कि उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ कवानीन है, गरीब के लिए कुछ है, अमीर के लिए कुछ है, अशराफिया के लिए, अमीर भी नहीं कहना चाहिए, अशराफिया के लिए। यहाँ इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर के पास एक बहुत कई 40-50 मंजिला इमारत बन रही है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ये आया था कि इसमें जो साद रफ़ीक साहब पहले उस कंपनी में शामिल थे कि उन्होंने मिल मिला के मुआहदे की बुनियादी खिलाफ वर्जी करके और इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी, तो उन्होंने ऑर्डर ये दिया था कि इसको कैंसिल कर दें, इसका जो लीज़ थी वो कैंसिल कर दें। अब वो कैंसिल नहीं हुई बल्कि रेगुलराइज हो, क्योंकि उसमें हमारे वज़ीर आज़म समेत बहुत सारी हमारी जो अशराफिया लॉ मिनिस्टर का भी बहुत सारे लोग हैं, उनके वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं। अब उनके लिए एक दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है। जबकि आप दूसरी तरफ देखें, कश्मीर हाईवे पे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम थी, वो उस पर अमल दरामद करते करते सिर्फ इस्लामाबाद में कई सौ स्ट्रक्चर्स थे जिस पे 2-2, 3-3 करोड़ लोगों के लगे हुए थे, उसके साथ कई हज़ार लोगों के रोज़गार वाबस्ता थे। लेकिन CDA और मकामी इंतज़ामिया ने आओ देखा ना था, उन सबको गिरा दिया है, तोड़ फोड़ कर दिया है। इससे कई हज़ार लोग बेरोज़गार हो गए। तो अब इनसे सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहिए था कि आप बगैर कोई टाइम लाइन दिए हुए लोगों को इस तरह दरबदर कर रहे हैं, बेरोज़गार कर रहे हैं, मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव तो आप दें। हुकूमत ने भी नहीं दिया। अच्छा, इसमें एक मैं, क्योंकि मैं उस केस में जाता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन 1 में, इम्तियाज़ गुल साहब मैं आपकी वो मुखालिफत आर्गुमेंट नहीं कर रहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फैक्ट, वो जो जगह दी गई थी ना उसमें 2-3 चीजें, और उसमें वफाकी हुकूमत जो है कब्जे की जगह नहीं है, वो कब्जे की जगह, कब्जे की जगह, ये बाकायदा अलॉटमेंट की गई थी। और उसमें उन्होंने एक होटल एक्चुअली बनाना था जो नहीं बनाया, जो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उस एक्चुअल एग्रीमेंट के मुताबिक होटल बनाएंगे। और जो जगह उन्होंने 2-2.5 अरब में ली थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 अरब उसकी प्राइस की है, 17 अरब रुपए उसकी प्राइस, कि आपने ये इसको वायलेशन किया। और लेकिन इस फैसले के खिलाफ भी हुकूमत जो है वो रिव्यू में जा रही है। CDA वो ये कहते हैं कि CDA किस मुंह से रिव्यू में वो जा रही है रिव्यू में। CDA ने इतने सालों से खामोशी का ताला लगाए रखा आपने। मैं वही कह रहा हूं, दरमियानी रास्ता उन्होंने तलाश करने की कोशिश की। वैसे मैं ये बात वो जो तजावुज़ात थी ना वो बिल्कुल गैर कानूनी है, वो सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं। ये फर्क है। नहीं, वो नाक के नीचे सारा कुछ हुआ है। वो उनके इधर भी CDA के साइन हुए थे, उधर भी CDA के नहीं साइन नहीं थे, उधर CDA का कुछ नहीं, CDA की मिली भगत से हुआ है, क्योंकि बाकायदा मिली भगत हो सकती है जो मामला है वो पैसे लेकर वो कर सकते हैं। मेरा नुक्ता सिर्फ ये है कि यहाँ पे उन्होंने एक दरमियानी रास्ता दिया है, जबकि वहां पे दरमियानी रास्ता नुकता ये कि यहाँ दरमियानी रास्ता दिया जा सकता था और वहां नहीं दिया जा सकता। वहां पर देखें उन्होंने और बगैर ये सोचे समझे कि उसके साथ कितने हजार गरीब लोगों के रोजगार वाबस्ते। जी सही, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाते हैं जरा समी साहब, आपसे शुरू करते हुए, ये अलीम खान साहब जो हैं
इनके ये जो मैंने 3-4 तरह के बताया कि तबसरे बड़े दिलचस्प किस्म के हो रहे हैं, आप इनमें से किसी एक को भी मानने को तैयार हैं कि इनको ये बैलेंसिंग एक्ट था, या ये कि ये सीएम उस्मान बुज़दार को सपोर्ट करने के लिए जो है वो ज़रा इनकी रस्सी खींची गई है, या फिर ये जब आएंगे तो इससे बड़ा ओहदा लेकर आएंगे? क्या ये हो रहा है? बिल्कुल, मैं बहुत सारे नैब के ऑफिसर से मेरी मुलाकात रहती है, एंड वी वर एंटिसिपेटिंग, क्योंकि नैब के चेयरमैन ने ये बात कही कि मैं फेस नहीं देखता, हम केस देखते हैं। ये बड़ा एक उनका मशहूर फिक्रा जो उन्होंने बोला जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने। मैं आपको अभी एक और बात बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूं आपको, चेतावनी कि अभी ये आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपनी फिक्र करें। अच्छा, परवेज खटक साहब अपनी फिक्र करें, और केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी खैर मनाएं। ये जो कह रहे हैं कि ये कुर्बानी का बकरा इनको बनाया गया, किसी बड़े को छोड़ दिया गया, छोटे को पकड़ लिया गया। कोई कुर्बानी का बकरा नहीं है भाई, किसी तरह का कुर्बानी का बकरा नहीं है। अब ये जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनमें से बहुत सारे लोग, जैसे इम्तियाज गुल साहब कह रहे थे, जमानत पे भी आ जाते हैं। उनके खिलाफ बाजुकात जो दूसरे माहिर वकील हैं वो कुछ इस तरह के, क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसमें टेक्निकल आपको बड़े बड़े वकील करने चाहिए। मैंने पहले कहा कि नैब के पास वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो एक इन्वेस्टिगेशन एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस है। खटक साहब आप क्या जिक्र कर रहे हैं? सर, परवेज खटक साहब मालूम जब्बा राजी में वो केपी के नैब जो है वो रिकमेंड कर चुका है कि वो इसीलिए शायद अभी तक नहीं पकड़े गए कि शायद नैब ये चाहता नहीं है कि वजीर दिफा साहब पकड़े जाएं। ये तो खान साहब को उनका पोर्टफोलियो चेंज कर देना चाहिए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि ये पकड़े जाएंगे। इसलिए पकड़े जाएंगे कि ये जो केसेस हैं ना एसेट्स बियॉन्ड मींस के, उसमें तो अब अलीम खान साहब सीधी सीधी बात है, उन्होंने कहा ये पैसे कहां से आए, तो उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी वो नैब ने नहीं मानी, अब कोर्ट इसका फैसला कर देगी। अब मालम जब्बा लीज जो है वो दी गई है जमीन, और वो केपीके के वजीर आला थे परवेज खटक साहब, आतिफ खान के कजन को दी गई है। 350 एकड़ जमीन है। आतिफ खान भी आप कह रहे हैं अपनी खैर मनाए? सर ये सब खैर मनाए। तो ये कैसे गवर्नमेंट चलेगी जब गवर्नमेंट ही अंदर हो जाएगी? सारे हो जाए अंदर, गवर्नमेंट हो जाए। केसेस इस तरह चलते रहे तो मुल्क नहीं चलेगा। नहीं, मुल्क चलेगा, मुल्क चलेगा। ये करप्ट लोगों को आप पकड़ेंगे तो मुल्क चलेगा। ये करप्ट लोग इस तरह नहीं पकड़े। देखें, इसमें जो नैब वाले जो मेरा ख्याल है कर रहे हैं, जो अदलिया ने भी किया है, गैर जरूरी तौर पे इंतजामी उमूर में उन्होंने मुदाखलत की है, चाहे वो केपी में है, चाहे यहाँ पे है, चाहे सिंध में है। गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं, कई मामले में। और मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये केसेस चल रहे तो फिर मुल्क नहीं चलेगा। लेकिन समी साहब कहते हैं कि ऐसे ही मुल्क चलेगा। सही ऐसे ही होगा, पटरी पे ऐसे ही आएगा। अफसरान ने फैसले करने छोड़ दिए हैं क्योंकि नैब के डर से। अच्छा, मैं अर्ज करता हूं इम्तियाज गुल साहब की राय, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मगर ये भी ऐसे ही ना चलता रहे। भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं। भट्टी साहब, मैं अर्ज करना, मैं इम्तियाज गुल साहब की राय काबिल एहतराम है, जिनकी जो है कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। मुझे दुनिया का कोई ऐसा इलाका बताए जहां करप्शन खत्म करने से मुल्क को नुकसान हो कि फायदा हो। मैं कारोबार करता हूं, इम्तियाज साहब कारोबार करते हैं, इनका एक मैनेजर 3 दफा चोरी करे, ये उसको पकड़वा के रिकवरी नहीं करेंगे। और भाई मुल्क तब चलेगा जब आपकी हुकूमत मेरिट पे लोगों को भर्ती करे, ऑनेस्ट आदमियों को लगाए और टैक्स कलेक्शन बेहतर करे। ये जिनको खरबों रुपए माफ कर रहे हैं, इनसे टैक्स लेने का तरीका का तय करे और गरीब आदमी को रिलीफ दे। अलीम खान पर भी अगर कमेंट मुल्क कर दीजिएगा सर। चलता रहा तो मुल्क ही नहीं रहेगा। अलीम खान साहब पर मेरे मुंह में खाक। अगर ये लूट मार का सिलसिला जारी रहा और एहतसाब ने क्रॉस भी बोर्ड ना किया तो मुझे तो मुल्क वैसे ही खतरे में लग रहा है। मेरे मुंह में खाक। क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब जो है ये उसी का पहला कदम है आपके ख्याल में अलीम खान की गिरफ्तारी? नहीं, ये दरअसल पिछले हफ्ते 28 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें जो उन्होंने कहा एक जो फेडरल मिनिस्टर है उनकी गिरफ्तारी और उस वक्त उधर केपीके के सीएम की, उस पर डिटेल डिस्कशन हुई। जब अलीम खान परसों इधर आए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, गिरफ्तारी का फैसला नहीं था। उनके 1 घंटा बैठने के बाद जब वो अपने इन्वेस्टिगेशन अफसर से गए तो अचानक उन्हें कहा गया जी कोई आदमी आपको चाय पिलाना जा रहा है, तो उसने कहा जी ऊपर से चेयरमैन साहब का भी हुक्म आया इन्हें अरेस्ट कर ले। इसकी कहानी बाकी फिर सही, लेकिन बहरहाल इन्हें अदालतों का फेस करना होगा, सामना करना होगा। लुटेरों से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले, तभी ऑनेस्टी उसे पाकिस्तान चलाए। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, इम्तियाज गुल साहब आपका भी, समी इब्राहिम साहब आपका भी। इम्तियाज गुल साहब कह रहे थे कि ऐसे मुल्क नहीं चलेगा, लेकिन यह भी तो खतरा है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे जैसा कि चल रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।